जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। वी मिस यू सर, हमने भी बहुत मिस किया आपको, बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। कैसे हैं? चलिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार। चलिए, सारे के सारे बच्चे लाइव हैं और मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यार तरीके से मेरे भाई। ठीक है, तो चलो जल्दी से सभी के सभी लाइव आ जाओ। बहुत अच्छी बात है। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम हमारा क्या है, तो इस टॉपिक का नाम जो है मतलब ये टॉपिक हम पढ़ ही रहे थे रिमाइंडर के बारे में, और शायद मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने किया था, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11 को करना है हमें। ठीक है, चलिए। जय श्री राम भाई, एक बार आप लोग बता दीजिए कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। मेरे नज़रों में तो 10 तक हो गया था जहाँ तक मुझे याद है। मिसिंग यू भाई, मिसिंग यू सभी को। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए, 10 तक हो गया था, 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या कहा गया। कहा गया कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। बड़ा प्यारा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पे आप समझिएगा इस सवाल को, यहाँ पे कि इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 3। हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा कितना है, 3 है। Which one of the following number yield a remainder of 0 when it is divided by 7? ठीक है, Which one of the following number yield a remainder of 0? इनमें से कौन सी संख्या का जो है मेरे भाई रिमाइंडर 0 आएगा जब हम उसे किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। किस संख्या को डिवाइड करेंगे तो आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात यहाँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पीछे भी कहा था, और जब मैंने है ना पिछला सेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको कहा था कि यार किसी संख्या को 7 से भाग करने पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, मैं यहाँ पर सीधा का सीधा n के जगह पे कितना इस्तेमाल कर सकता हूँ, 3। तो यहाँ पर n के जगह पे 3 इस्तेमाल करूंगा। अब मैं 3 में कितना जोड़ दूंगा कि मेरे भाई 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। 3 में कितना जोड़ा जाए कि जब 7 से भाग कर दे तो रिमाइंडर 0 आए, तो बोलोगे 3 में 4 जोड़ने की आवश्यकता है। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां पर इसी तरीके से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए, तो यहां पर क्लियर हो गया आप लोगों को बात। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर n की वैल्यू को 3 उठाना है, तो 3 + 5 8, और जब हम 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3 + 4 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 3 + 2 5, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 5 आएगा। 3 + 3 6, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। तो पहले भी मैं आपको कई बार समझा सका हूं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, कि जब भी ऐसा वाला केस आता है कि n को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 3 आए, वैसे स्थिति में बड़े प्यार से आप यहाँ पर n के जगह पर जो है वो सीधा का सीधा रिमाइंडर की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। तो अगले सवाल में यहाँ कहा गया n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 का पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, n का कोई भी इंटीग्रल मान ले लो। इंटीग्रल मान का मतलब क्या होता है, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, मतलब कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो अपने आप में क्या हो, इंटीजर हो। तो n के किसी भी मान के लिए यहाँ पर 3 का पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा।
तो हमने कहा यार ये n के किसी भी मान के लिए ये बात कही जा रही है, तो हम तो यहाँ पर जो है वो तभी बता पाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है थोड़ा उसका कमेंट को पढ़ना ऊपर। ठीक है, ये आरजे सचिन क्या कह रहे हैं, कमेंट करना एक बार ऊपर। ठीक है, सर सब लोग कॉपी कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट का। मेरे भाई कौन कॉपी कर रहा है हमारे मॉक टेस्ट का, थोड़ा मुझे भी पता चले यहाँ पे कि जो हमने आपको मॉक टेस्ट वाला दिया है उसको कौन कॉपी कर रहा है, थोड़ा एक बार बताना ज़रा आप। ठीक है, हाँ सभी लोग कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा वो कौन कॉपी कर रहा है सचिन भाई आप मुझे एक बार बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार, ताकि मुझे पता चले कि क्या मॉक टेस्ट का कौन हमें कॉपी कर ले रहा है मेरे भाई। चलिए आ जाइए, तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखिए हमें किसको डिवाइड करना है, तो 3 के पावर यहाँ पर कितना है, तो 3 का पावर 2n है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ 9n हो गया, और उसके बाद हमारा 5 हो गया। और इसको जब हम यहाँ पर जो है वो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया। अब यहाँ पर जो है ना वो n की हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, तो n की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बशर्ते वो इंटीजर होना चाहिए। n बराबर 1 भी रखेंगे, n बराबर 2 भी रखेंगे, n बराबर 3 भी रखेंगे, n बराबर 4 भी रखेंगे। हम यहाँ पर जो है वो कोई भी वैल्यू को अगर n के बराबर हम रखते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यहाँ पर कोई भी वैल्यू को n के बराबर रखते हैं तो रिमाइंडर हमारा सेम आना चाहिए। ऐसे सवालों को आप जब भी सॉल्व करते हैं तो आप n की वैल्यू को लिया करो खुद से, कोई भी वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। n बराबर 1 लोगे तो भी वही आंसर आएगा, n बराबर 2 लोगे तो भी वही आंसर आएगा, n बराबर 3 लोगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करें, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू को हम यहाँ 1 लेके देखते हैं। तो n की वैल्यू को अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2, यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3 का पावर 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 9 इंटू 1 9, प्लस हमारा हो जाएगा ये 5 डिवाइडेड बाई कितना, तो 3 हो जाएगा। अगर हम सही मायने में देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद यहाँ पर ये कितना 9, और फिर उसके बाद मेरे भाई ये 5, हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, 9 जमा 9 18, 18 5 23, और अगर हम 23 को मेरे भाई 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 4 गुना 30 होता है, 5 का 4 गुना 20 होता है, सॉरी 1 मिनट यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा 23 हो जाएगा, और 23 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का 7 गुना 21 होता है, रिमाइंडर हमारा कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ कि रिमाइंडर 2 आया, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से मेरी चीज़ों को समझ जाएंगे कि हम यहाँ क्यों n बराबर 1 लिए हैं। कोई बच्चा n बराबर 2 भी ले सकता है, कोई n बराबर 3 भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे का आपको कंसेप्ट समझना होगा। देखो, जैसे मानो कल के दिन मैं यहाँ पर 2 संख्या लिखता हूँ, और मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया 6 + 9, और इसको 3 से डिवाइड करना है। तो 2 तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। पहला तरीका यहाँ पर कि पहले हम दोनों को जोड़ दें, तो 6 + 9 कितना होगा, 15 होगा, और उस 15 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 का 5 गुना 15, रिमाइंडर हमारा 0 है। और दूसरा तरीका कि हम इस संख्या को अलग अलग भाग करें, हम 6 को 3 से अलग भाग करें और 9 को 3 से अलग भाग करें। 3 इसको भाग कर देगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 इसको भाग कर देगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि ऊपर कुछ हमारा एक इक्वेशन दिया गया है, तो उस इक्वेशन को पहले एक फॉर्म में लाके तब डिवाइड कर लीजिए, या आप उसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, तो आपकी बात यहाँ बन जाएगी। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल था, बहुत लोगों को लगा कि यार क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये सवाल में हर बार आंसर 2 आएगा, n की कोई भी वैल्यू ले लो। रीजन है मेरे भाई, आप ये देखो, आप जरा यहाँ पर ऐसे देखो ना, समझो इस सवाल को, एग्जामिनर कितना फुद्दू बनाता है आपको और आप बनते हैं। यार ये एक इक्वेशन दिया गया है, और कल के दिन इस इक्वेशन को मुझे किससे भाग करना है, 3 से भाग करना है। इस इक्वेशन को 3 से भाग करने का मतलब ये 3 के पावर 2n को 3 से भाग करना, उसके बाद यहाँ 9n को 3 से भाग करना, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 5 को 3 से भाग करना। अब आप एक कॉमन सेंस की बात लगाओ, n की अगर आप यहाँ कोई भी वैल्यू लोगे ना, तो 3 हमेशा 3 के पावर को हमेशा डिवाइड करेगा। n की वैल्यू जैसे 1 लोगे तो ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 3 के 4 पावर हो जाएंगे। यानी हमेशा यहाँ जो भी आएगा वो 3 का ही पावर आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 का पावर आ रहा है कि 3 उसको डिवाइड ही ना कर पाए, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ 7 का पावर आ रहा है कि 3 उसको डिवाइड ही ना कर पाए। ये 3 का पावर है, और 3 का पावर को हमेशा 3 डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरीके से ये 9 का मल्टीपल है, जो संख्या 9 का मल्टीपल है ऑटोमेटिक वो 3 का मल्टीपल है।
तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो 9 का मल्टीपल, n की वैल्यू 1 लोगे तो 9 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 18 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 लोगे तो 27 हो जाएगा। यानी ये हमेशा सर ये किससे घटेगा, 3 से, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा सर। अब बात यहाँ पर आती है कि जब हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, जब हम 5 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा, तो 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात खत्म। रिमाइंडर हमारा देखो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आएगा, 0 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मैं रैंडमली कोई क्वेश्चन बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग समझ पाएंगे। ये 3 का मल्टीपल था इसीलिए रिमाइंडर 0, 3 का मल्टीपल था इसीलिए 0, यहाँ पर भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए कई सारे क्वेश्चन सेट कर देता हूँ तो आप समझ जाएंगे एग्जामिनर भी क्वेश्चन कैसे बनाता है। मान लो कल के दिन है ना, मुझे यहाँ पर 5 का पावर n हो गया, मानो यहाँ 15 का जो है n² हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 25n हो गया और प्लस यहाँ पर 6 हो गया, और मुझे इसको 5 से भाग करना है और n के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए भाग करना है, और मैं बोलूँगा बताओ हर बार रिमाइंडर कैसे आएगा। मैंने कहा यार अच्छा, एक बच्चा कह रहा है 0 नहीं ले सकते हैं क्या। देखो ऐसा नहीं है कि 0 नहीं ले सकते हैं, बट एक इंटीजर की बात कही गई है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, अब जैसे मान लीजिए 0 ले लेंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 1, तो 0 एक इंटीजर नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बात को। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर 0, ठीक है, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर इंटीजर, तो 0 इज नॉट एन इंटीजर मेरे भाई, इसीलिए n की वैल्यू 0 हम नहीं लेंगे यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे 0 इंटीजर नहीं है, हमें इंटीग्रल वैल्यू लेने को कहा गया, हमें थोड़ी कहा गया कि n एक वोल नंबर है, ठीक है, कि हम वहाँ n की वैल्यू को 0 ले लेंगे, नहीं मेरे भाई। अब जैसे मान लो ये इक्वेशन को 5 से भाग करना है, तो ये मेरे भाई 5 का मल्टीपल है, इसको 5 से या 5 का कितना भी पावर ले लो, n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू ऐसे मान लो >0 कह लो, सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तभी समझ पाओगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई ये बात ऐसी है ना, ये 5 का पावर है, 5 के पावर को 5 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। ये मेरे भाई देखो 5 का मल्टीपल है, क्या है मेरे भाई, तो 5 का मल्टीपल है, तो अगर 5 के मल्टीपल को 5 से भाग करोगे तो भी रिमाइंडर तुम्हारा 0 आएगा। ये भी 5 का मल्टीपल है, उसको 5 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 5 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जो सवाल होते हैं ना, ये वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। इन सवालों में कुछ खासा दम होता नहीं है, बस बच्चों को परेशान करने के लिए किया जाता है, बट आपको परेशान नहीं होना है भाई। आ जाइए चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में दिया गया n एक पूर्णांक है और जब 6n + 3 का होल स्क्वायर को n से भाग कर दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या होगा। गिवन n इज एन इंटीजर, n एक इंटीजर है, तो यानी जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, ठीक है। और हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 6n + 3 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यार है ना 6n + 3 और इसका होल स्क्वायर को हम 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब एक बच्चा परेशान, उसने कहा था कि सर आपने कहा अलग अलग भाग कर लो, अब हम इसको अलग कैसे भाग करें, इसको हम अलग कैसे भाग करें। इसीलिए सबसे पहले हमने आपको मेथड नंबर 1 बताया। n के बारे में पता करो कि n क्या है, तो n एक इंटीजर है। तो मेरे भाई अगर n एक इंटीजर है तो n की वैल्यू लो ना, एक बार n की वैल्यू 1 लेके देख लो, एक बार n की वैल्यू 2 लेके देख लो, एक बार n की वैल्यू 3 लेके देख लो, और वहां पता करो कि क्या हर बार रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है, क्योंकि अगर n एक इंटीजर है तो हर बार रिमाइंडर सेम ही देगा, ठीक है। हमने कहा चलिए आपके लिए हम सब करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बार n की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर एक बार n की वैल्यू 1 लेंगे तो 6 × 1 6, 6 + 3 9, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 को जब 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक ने कहा नहीं सर 1 बराबर कैसे कर लिए, आप 2 और 3 पर भी लेकर हमको संतुष्ट कराइए, यहाँ पर सेटिस्फाई करवाइए कि नहीं यहाँ पर n बराबर 2 पर भी कुछ हो सकता है क्या। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आप समझना n बराबर 2 ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 2 12, 12 और 3 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225, और 225 को भाग करो, देखो 5 और 4 9, 9 इसको पूरा का पूरा काटेगा, रिमाइंडर 0 होगा। ये साफ तौर पर एक बच्चे को दिख जाना चाहिए था कि इस पे रिमाइंडर 0 होता। पूछो क्यों यार, 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, तो 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा मतलब 9 से मल्टीपल होगा ही या 9 से डिविजिबल होगा ही, तो क्लियर सी बात थी, इसीलिए रिमाइंडर हमारा कितना आता, तो रिमाइंडर हमारा 0 आता। तो डी फॉर क्या हो जाएगा, डी फॉर दरोगा बाबू हो जाएगा। शुभम मौर्य, पूजा राहुल राजपूत, पूजा प्रीतिका सिंह, ठीक है, जितेंद्र यादव, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया वो जरा देखिए। अगला सवाल, when a positive number x, y and z are divided by 31, the remainder are 17, 24 and 27 respectively. When 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, the remainder will be. अब है ना, एग्जामिनर के मन में थोड़ा सा खुराफाती आया और उसने है ना अलग अलग तरीकों से आपको परेशान करने का सोचा। उसने कहा कि इनको थोड़ा हम फंसाते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा हम अलग अलग तरीके से फंसाते हैं कि कैसे ये फंस पाए। अब यहाँ पर उसने क्वेश्चन क्या दिया वो देखिए। जैसे उसके मन में यहाँ पर ये सवाल आया कि यार है ना, बहुत बार तुमसे सिंगल सिंगल हमने पूछ लिया, अब यहाँ पर हम तुमसे अलग अलग सवाल पूछते हैं कि अलग अलग मेरे भाई सवाल यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे मानो मैंने आपसे कहा कि यार ए नाम की कोई संख्या है, क्या है मेरे भाई, ए नाम की कोई संख्या है, और जब हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना दे रहा है, तो मेरे भाई रिमाइंडर जो है वो हमारा 1 दे रहा है। बी नाम की कोई संख्या है, उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर हमारा 2 देती है, और सी नाम की कोई संख्या अगर हम उसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 3 देती है। समझिए, ऐसे कोई संख्या हम मान लेते हैं कि ऐसे कोई संख्या क्या क्या हो सकता है। जैसे मानो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, आप यहाँ पर है ना ऐसे समझ लो। मैं थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल आपको ले लेता हूँ ए की जगह पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मानो 8 को अगर हम 7 से भाग करते हैं, तो 8 को हम 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो 1 आता है। अगर हम 9 को 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो 2 आता है। और अगर हम 10 को 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो रिमाइंडर हमारा 3 आता है। यदि मेरे भाई हम इन तीनों को जोड़ दें, ठीक है, और इन तीनों को जोड़ के भाग करें, यानी 8 प्लस 9 प्लस मेरे भाई 7, 8 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा, 8 प्लस 9 प्लस 10, और इसको हम 7 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल बड़ा पैदा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हमें इन तीनों संख्याओं को जोड़ना होगा और जोड़कर भाग करना होगा, ठीक है। रिमाइंडर जो होते हैं ना वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। रिमाइंडर क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं को अलग अलग आप भाग करो और उनका रिमाइंडर को जोड़ दो, या उनको जोड़कर फिर भाग करो और तब रिमाइंडर निकालो, सेम ही आता है, ठीक है। हम इनका अलग अलग रिमाइंडर निकालें और उसको जोड़ दें, या इन सबको जोड़कर भाग करें तो भी रिमाइंडर, जैसे इन सबको जोड़कर भाग करो तो क्या बोलोगे, 10 10 9 19 19 8 27, और मेरे भाई 27 को आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। या फिर इन संख्याओं को जोड़ने के बजाय इनके रिमाइंडर को जोड़ दिया जाए तो इनका रिमाइंडर हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर इनका रिमाइंडर हमारा 1 + 2 + 3 है, और हम जो है यहाँ पर ये देखेंगे तो 6 आएगा। तो इसीलिए जब मान लीजिए कि अलग अलग संख्याओं को भाग करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है, तो अगर कल के दिन उन संख्याओं को जोड़ने की बात कहे, उनके रिमाइंडर को जोड़ा जाएगा। कल के दिन उनके रिमाइंडर को घटाने की या संख्याओं को घटाने की बात करें तो रिमाइंडर घटाएंगे। फिर से 2-3 एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमको भी सुकून नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पर n1 नाम की कोई संख्या है, उसको मैंने 7 से भाग किया तो रिमाइंडर 1 आया है, और एक n2 नाम की संख्या है, अगर हम उसको 7 से भाग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, मान लीजिए रिमाइंडर हमारा 4 आ गया है, और n2 नाम की संख्या उसको भाग करने पे रिमाइंडर हमारा 2 आया है। तो प्रश्न संख्या 1 मेरे भाई यहाँ पे आपसे कि अगर हम n1 और n2 को जोड़ के तब हम यहाँ पर क्या करें, 7 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। उसके बाद दूसरा सवाल, अगर हम n1 में से n2 को घटा के तब हम 7 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तीसरा सवाल मेरे भाई, अगर हम n1 को n2 के साथ मल्टीप्लाई करके तब हम 7 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। सारे मेरे भाई सवाल यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर एडिटिव इन नेचर, एक यहाँ पर सब्ट्रैक्टिव, एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव। तो हमने यहाँ पर कहा क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। तो n1 + n2, अब मेरे भाई ये संख्या तो मुझे पता नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि n1 की वैल्यू क्या है, मुझे ये भी नहीं पता n2 की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे,
उस केस में हम यहाँ पर जो है n1 के जगह पर जो रिमाइंडर है वो उठा लेंगे। तो n1 के जगह पे कितना उठा लेना है, 4। n2 के जगह पे जो रिमाइंडर है वो उठा लेंगे और इन दोनों को जो है तब 7 से भाग करके देखो। 6 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू से आप लोगों से ये बात कहा है कि n1 के जगह पे आप उसके रिमाइंडर को ले सकते हैं, n2 के जगह पे आप उसके रिमाइंडर को ले सकते हैं। आइए दूसरा सवाल यहाँ, n1 माइनस n2। n1 के जगह पे आप कितना ले सकते हैं, तो 4 ले सकते हैं। n2 के जगह पे आप कितना ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं। और मेरे भाई इसको आप 7 से भाग करो। 4 माइनस 2 यानी 2 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है। तीसरा यहाँ कहा गया n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई 7। अब ऐसा नहीं है कि मुझे n1 की वैल्यू पता है, नहीं पता मेरे भाई, संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन इस संख्या को भी 7 से भाग करना है, इस संख्या को भी 7 से भाग करना है, या ऐसे कह लीजिए इनके प्रोडक्ट को 7 से भाग करना है। तो उनके प्रोडक्ट के जगह पर हम उनके रिमाइंडर का प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो n1 की जगह पर हम कितना लिखेंगे, n1 की जगह पे लिखेंगे 4 और n2 के जगह पे कितना लिखेंगे, 2 और इसको हम किससे भाग करेंगे, 7 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 7। और 8 को जब 7 से भाग करेंगे तो 8 को 7 से भाग करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत बच्चों ने यहाँ पर आंसर 8 दे दिया। मेरे भाई इस बात को जीवन भर आप लोग ध्यान रखना, कभी भी जो संख्या है ना, वो मेरे भाई जो रिमाइंडर है वो कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर वो बड़ा आ रहा है आपको उसको वापस से भाग करने की जरूरत है। यानी जो 8 है ना वो 7 से बड़ा आ गया तो हम इसे वापस से भाग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो मेरे भाई, अब बोर्ड पे वाइट लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कह रहा है कि सर ब्लैक बोर्ड पे मत लिखिए, फोटोकॉपी कराने में दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, हम वाइट बोर्ड पे लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात है यहाँ। तो जब संख्या को जोड़ने की बात करेगा रिमाइंडर को जोड़िए, जब संख्या को घटाने की बात करेगा रिमाइंडर को घटाइए, जब संख्या को मल्टीप्लाई करने की बात करेगा रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करिए। उसी तरीके से ये वाला हमारा सवाल था कि x नाम की संख्या है उसको हमने 31 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया था, तो 17 आ गया था। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कहा गया y नाम की संख्या है उसको हमने 31 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया था, तो 24 आ गया था रिमाइंडर हमारा। और नेक्स्ट हमारा था कि जब z नाम की संख्या को हमने 31 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर हमारा कितना आया था, 27 आया था। तो मैं सीधा सीधा आपको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई x की वैल्यू को तुम 17 मान लेना, y की वैल्यू को 24 मान लेना और z की वैल्यू को 27 मान लेना। अक्सर जब भी हम किसी संख्या को किसी से भाग करते हैं ना, तो जो भी हमारा रिमाइंडर आता है हम उसी को वो वैल्यू मान लेते हैं। ये शब्द मेरे नोट कर लेना, टेप रिकॉर्डर में, कॉपी में, या जैसे भी, कि कभी भी किसी भी संख्या को हम किसी से भाग करते हैं और जो रिमाइंडर आता है, तो जब उस संख्या का विवरण या व्याख्या नहीं किया गया रहता है, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया रहता है, तो उस संख्या को हम रिमाइंडर के बराबर मान लेते हैं। सबसे आसान बात है। तो हमसे कहा गया यहाँ पर कि 4x हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है वो -2y हो गया और उसके बाद हमारा क्या हो गया, 3z हो गया। और मुझे इसको जो है यहाँ पर 31 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर। मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे ये हो गया, आपको यहाँ 31 से डिवाइड करने को कहा है। मैं कहता हूँ कल के दिन इस 31 के जगह अगर हम 30 बताना है तो आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा। 31 के जगह पर अगर यहाँ 30 दिया गया होता तो आंसर क्या होता, बताइए। प्रियंका चौधरी, आप अपना नंबर दे दीजिए, ठीक है, क्लास के बाद आपसे बात कर लेंगे अगर आप इतनी ही परेशान है तो। ठीक है, बताइए। 31 की जगह पहले मेरा सवाल है कि अगर 30 होता तो क्या होता। साफ लफ्जों में हम ये बात कहते हैं कि सर आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम पता ही नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए, इस संख्या को 31 से भाग करने पे रिमाइंडर पता है, इसको भी 31 से भाग करने पे पता है और इसको भी 31 से भाग करने पे पता है, तो पूरी की पूरी संख्या को हम 31 से भाग करने के बाद ही बता पाएंगे। 30 से भाग करने पे, 29 से भाग करने पे, 50 से भाग करने पे नहीं बता पाएंगे। तो अगर इस संख्या को 30 से भाग करने पे बोल दे तो आंसर क्या लिखेंगे, CND, पता नहीं लगाया जा सकता। समझ गए, पता नहीं लगाया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं रट के नहीं जाना है, कंसेप्ट सीख के जाना है। कंसेप्ट सीखेंगे तो फायदा होगा। तो अगर हम इसे 31 से भाग करेंगे, बस x के जगह पे कितना लेना है, 17, 17 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। y के जगह पे 24, 24 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। z के जगह पे 27, 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 68 में से 48 गया तो हमारा हो गया
20 और 20 और 51 हमारा कितना हो गया, तो 20 और 51 हमारा 71 हो गया। 71 को 31 से भाग करो तो 31 का 2 गुना 62, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 9 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? चलिए, तो पहली बात आप लोगों ने सीखा कि अगर 30 दे देता तो हम आंसर क्या बोलते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसके जगह पे 31 दिया तो हम लोगों ने कैसे पता किया। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल का रुख हम मोड़ते हैं। जब एक धनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से भाग कर दिया जाता है तो हमारा शेषफल क्रमशः 9, 7 और 10 होता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम ए को, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर ए बी सी इज डिवाइडेड बाई 13, ए को हम 13 से डिवाइड किए, बी को हम 13 से डिवाइड किए और सी को हम 13 से डिवाइड किए, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 9, 7 एंड 10। यहाँ रिमाइंडर 9 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 7 आ गया और यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, तो 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन a प्लस 2b प्लस 5c इज डिवाइडेड बाई इतना। यानी मुझे किसको डिवाइड करना है, तो a को, उसके बाद यहाँ पर कितना 2b को, उसके बाद कितना तो 5c को, और इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, तो इसको मुझे मेरे भाई 13 से डिवाइड करना है। बहुत ही सिंपल बात है। हमने आपसे यहाँ पर क्या कहा कि मेरे भाई a के जगह पे आप उसका रिमाइंडर ले लेना, तो a के जगह पे कितना ले लेना, 9 ले लेना। b की जगह पे आप उसका रिमाइंडर लेना 7, 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। c के जगह पे उसका रिमाइंडर लेना 10, 10 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इसको डिवाइड कर देना 13 से। 14 और 9 कितना हो गया, 23, 23 और 50 हमारा हो गया 73। 73 को हम 13 से भाग कर, 13 का 5 गुना 65, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो देखा आप लोगों ने कैसे कि ये क्वेश्चन हमारा किस में आया था, मेंस में आया था। और ऐसे सवालों को बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। अगर हमें कंसेप्ट पता हो तो बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं, ठीक है। नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में 14 में आंसर क्या हमने गलत कर दिया है, ये बताओ। सही तो लिखा है हमने, दोनों जगह पे हमने सही लिखा है। 14 रॉन्ग है, कहां पर 14 में रॉन्ग कर दिया हमने। 17 का 4 गुना 68, ठीक है। अच्छा 27 का, अच्छा 27 का 3 गुना 81 होगा ना, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 20, 20 और 81 हमारा हो जाएगा 101, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। और 101 को अगर हम 31 से भाग करें तो 31 का मेरे भाई 3 गुना 93 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, यहाँ आंसर 8 आएगा। 1 मिनट इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अरे यार चल जा भाई मार्कर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है मुझे 17 लगा था तो 17 का 3 गुना मैंने 51 लिख दिया था, जबकि यहाँ 27 है तो 27 का 3 गुना 81 होगा, 101 आएगा। 31 का 3 गुना 93 और 93 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। करेक्ट कर लीजिएगा भाई। चलिए, समझदार हैं आप लोग, समझ में आ रही हैं चीज़ें आप लोगों को, आ जाइए। अब यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ से पार्ट नंबर 2 शुरू हो जाता है। पार्ट नंबर 2 का मतलब क्या हो गया वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 2 का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, पार्ट नंबर 2 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मान लीजिए हमारे पास 13 है और मुझे जो है यहाँ पर 13 कह लीजिए या 16 कह लीजिए, मुझे 16 को जो है वो 7 से डिवाइड करना है। तो हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, तो 7 का 2 गुना 14। वाइट पे एक बच्चे ने कहा था वाइट पे लिखने को, चलो भाई वाइट पे लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, लो खुश रहा करो बस तुम। तो जैसे मानो मैंने 16 है, अब 16 को मैं अगर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि 17 है और 17 को मैं यहाँ पर भाग करूंगा 7 से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 7 का 2 गुना 14, 3 आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। कल के दिन एग्जामिनर ने यहाँ पर ये कह दिया कि यार है ना, आप 16 × 17 दोनों को मेरे भाई जो है वो यहाँ पर किससे भाग करो, 7 से भाग करो।
अब अगर वो 16 इंटू 17 को मुझसे 7 से भाग करवाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद तब डिवाइड करूंगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। समझना इस बात को कि हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेके आएंगे और उसके बाद तब उसे डिवाइड करेंगे, ये हमारी महामूर्खता होगी। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, हम इंडिविजुअल भाग लगाएंगे। मैंने पहले भी कहा है रिमाइंडर आर एडिटिव इन नेचर, रिमाइंडर आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर, रिमाइंडर आर मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो है इनको अलग अलग भाग नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी, इनके प्रोडक्ट को भाग नहीं करेंगे, इनको अलग अलग भाग करेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि देखो 7 ने जब 16 को भाग किया था रिमाइंडर कितना आया था, प्लस का 2 आया था। 7 ने जब 17 को भाग किया था तो रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ 16 और 17 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, तो आंसर हमारा कितना होगा, 6 होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात हम बताते हैं ऐसा मैंने क्यों किया। रीज़न है, मान लो कल के दिन एक क्वेश्चन आ जाता है और कल के दिन एक क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल मेरा रहता है कि 121 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 100 जो है वो 46 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 1151 हो गया और सब मेरे भाई हम 5 से भाग करते हैं, रिमाइंडर बताओ कितना होगा। अब क्या वाकई में आप इन 3 संख्याओं को गुना करके रिमाइंडर पता करोगे? क्या आपके पास इतना समय है पेपर में कि आप इन 3 संख्याओं को पहले गुना करो और गुना करने के बाद तब भाग करो और तब वहाँ रिमाइंडर बता पाओ? नहीं बता पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए आपको यहाँ क्या करना होगा, हर एक संख्या को अलग अलग भाग करना होगा। 5 से जब इसको भाग करोगे तो 120, यानी 0 से कितना ज़्यादा है, तो 0 से 1 ज़्यादा है। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये 5 से 145 चला जाएगा, 1 ज़्यादा है। और यहाँ पर ये कितना 1150 चला जाएगा, 1 ज़्यादा है। तो यानी हर किसी का रिमाइंडर +1 है। 1 इंटू 1 आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम यहाँ अलग अलग भाग नहीं, सॉरी, हम इनको मल्टीप्लाई करके भाग नहीं करते हैं, हम इनको अलग अलग करके भाग करते हैं, तभी हम सवालों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2 बातें और समझाते हैं आपको। रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, अब तक तो आपने बताया रिमाइंडर एक ही प्रकार का है। जी हाँ, बिल्कुल, रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारा शेषफल होता है मेरे भाई वो 2 प्रकार का होता है, और वो क्या होता है, कैसे होता है, वो जानिए। तो एक मेरे भाई जो रिमाइंडर होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव, और दूसरा जो रिमाइंडर होता है वो मेरे भाई होता है नेगेटिव। पॉजिटिव रिमाइंडर भी होते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर भी होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो समझिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है वो 17 है और 17 को हमने किससे भाग किया, तो 17 को हमने भाग किया 3 से। जैसे मान लीजिए 17 है और 17 को हमने 3 से भाग किया, तो जब हम 17 को 3 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 3 का 5 गुना कितना होता है, 15 होता है। यहाँ बच कितना जाता है, 2 बच जाता है। तो हम यहाँ पर इसी बात को 2 तरीके से कहते हैं। हम कहते हैं कि यार इसके पास कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर है ना 3 का 5 गुना 15 होता है, इसके पास 2 ज़्यादा है। सर कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसके पास 1 होता ना, अगर इसके पास 1 होता तो ये 18 बन जाता, और 18 जो होता है वो 3 से कट जाता है। प्रियंका चौधरी, आपका नंबर आ गया, क्लास के बाद कांटेक्ट कर लिया जाएगा आपको। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर जो है 18 होता, एक संख्या और ज़्यादा होती इसके पास, और अगर एक संख्या और ज़्यादा होती तब हम इसको 3 से भाग लगाते, मज़ा आ जाता मेरे भाई। यानी इसके पास एक संख्या की कमी है। या तो हम कह सकते हैं 2 ज़्यादा है, या हम ये कह सकते हैं 3 - 2 यानी एक संख्या की कमी है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि किसी भी संख्या के 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसे एक और एग्जांपल आप ऐसे समझिए, आप लोग मुझे खुद बता पाएंगे। मान लीजिए कल के दिन मैं 19 को 5 से भाग कर रहा हूँ, तो 19 को 5 से भाग कर रहा हूँ तो 2 तरह का रिमाइंडर आएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। 5 का 3 गुना 15 होता है, तो 15 से ये कितना ज़्यादा है, 4, और 5 का 4 गुना 20 होता है, 20 से ये कितना कम है, 1। यानी रिमाइंडर में पॉजिटिव में बात करें तो +4 और नेगेटिव में बात करें तो कितना, -1। बोलोगे सर क्यों रिमाइंडर आप हमें नेगेटिव रिमाइंडर सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो सर, क्या आवश्यकता है? बोलूँगा सब्र करो, रखो, सब बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव रिमाइंडर भी और नेगेटिव रिमाइंडर भी। नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी? जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 48 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हमारा 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो 69 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, तो 62 हो गया मान लीजिए। और मैंने इस सब को भाग किया, और किससे भाग किया, 7 से भाग किया।
अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है। मैं दो तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। एक मैं पॉजिटिव रिमाइंडर के आधार पे सॉल्व कर सकता हूँ सवाल को, और दूसरा मैं नेगेटिव रिमाइंडर के आधार पे। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को मैंने जो है वो पॉजिटिव रिमाइंडर के आधार पर सॉल्व किया, तो मेरे भाई कहानी क्या बदलने वाली है, और अगर मैं इसको नेगेटिव के आधार पे करूँगा तो कहानी क्या बदलेगी, समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं पॉजिटिव से करूँगा तो 7 का 6 गुना 42 होता है। ये 42 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 7 का यहाँ 2 गुना 14 होता है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 7 का यहाँ जो है वो एक तरीके से 7 9 63 होता है, 63 6 ज़्यादा है। 7 का यहाँ पर जो है 56, और ये हमारा 6 ज़्यादा है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, फिर 6 × 6 ये हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर ये 6 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर उसको मुझे 7 से भाग करना पड़ेगा। फिर 7 से जब इस 36 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा +1 आएगा। 7 से इसको भाग करेंगे +1 आएगा। फिर हमारा 1 × 1 हमारा 1 हो जाएगा /7, तो जाकर हमारा लास्ट में आंसर हमारा 1 आने वाला है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे, कि इसका पॉजिटिव निकाला, पॉजिटिव निकाला, पॉजिटिव निकाला, पॉजिटिव निकाला, उन पॉजिटिव्स को आपस में गुना किया, उन पॉजिटिव को आपस में गुना किया, फिर वापस से मैंने इसमें भाग लगाया, वापस से मैंने इसमें भाग लगाया, तो पता किया। एक तो ये तरीका। और दूसरा क्या होता है कि जब संख्या बड़ी बड़ी हो यहाँ पे, तो उस केस में हम यहाँ देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 का 7 गुना 49 होता है, 49 होता है। 49 से ये कितना कम है, तो बोलोगे सर -1 की कमी। ये हमारा 21 से -1 की कमी। 7 का 10 गुना 70 -1 की कमी। 7 का 9 गुना 63 यानी -1 का कमी। अब अगर हम यहाँ देखेंगे, -1 को -1 से गुना करो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ -1 को -1 से गुना करो 1 आ जाएगा, और 1 को 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, ये सॉल्व करना आसान था कि ये सॉल्व करना आसान था? खुद ही सोचो यहाँ पे कौन सा सॉल्व करना आसान था। तो बोलोगे सर ये वाला सॉल्व करना आसान था। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं थे। तो कई बार हम ये देख रहे होते हैं कि जब हम किसी संख्या को भाग करते हैं किसी भी संख्या से, तो पॉजिटिव कितना आ रहा है, नेगेटिव कितना आ रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ नेगेटिव लेना है? सबसे पहला सवाल ही बच्चे का ये होता है, सर पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है? तो जैसे मानो इसका सिंपल सा आंसर है मेरे पास, और वो ये है कि जब भी आप किसी संख्या को भाग करते हैं किसी भी संख्या से, तो ये देखा करिए कि कम में किसकी वैल्यू आ रही है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है या नेगेटिव वाली वैल्यू कम है, जाहिर सी बात है कि आप अपने साथ कम से कम वैल्यू को लेकर आगे कैरी करना पसंद करेंगे, क्योंकि कम वैल्यू लोगे तो मल्टीप्लिकेशन भी कम ही होगा और टेंशन भी कम ही होगा। लेकिन बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लोगे तो फिर मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा तो कैलकुलेशन बड़ा, और फिर कैलकुलेशन बड़ा तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा। तो हम कभी भी इस बात को रट के नहीं चलते हैं, ये वाला सवाल आ गया तो पॉजिटिव ले लेंगे, ये वाला आ गया तो नेगेटिव ले लेंगे। बस हम ये देखते हैं कि हमने किसी संख्या को भाग किया, मानो पॉजिटिव में 5 आया और नेगेटिव में 2 आया, तो खुद बताओ क्या लेना है, नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर किसी संख्या को हम भाग करते हैं, पॉजिटिव में 2 आता है और नेगेटिव में 5 आता है, तो हम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव में जिसकी भी वैल्यू कम आए हम उसी को लेके बढ़ते हैं आगे, वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि भाई ये 3 संख्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय 30? तो यहाँ पर ये हमारा 335 है, अगला संख्या हमारा क्या है तो 608 है, और अगला संख्या हमारा क्या है तो 853 है, और ये हमारा सीजल का पूछा गया सवाल है 2022 में। इन सब को मुझे 13 से भाग करना है, और अगर मुझे 13 से भाग करना है तो क्या मैं इनके प्रोडक्ट को भाग करूंगा या मैं इनको अलग अलग भाग कर लूँ? तो बोलोगे सर आप अलग अलग भाग कर लो, अलग अलग भाग करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा यहाँ पे। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्यों मल्टीप्लाई ही करते हैं? मेरे भाई मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस दिया है तो प्लस करोगे, माइनस दिया है तो माइनस करोगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे चलो तो यहाँ पर देखते हैं 13 से भाग करते हैं। अगर हम 13 से भाग करेंगे, 13 का हमारा कितना हो जाएगा, 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर कितना देखो, यहाँ भाग करो 13 का 2 गुना 26, और ये 26 से हमारा कितना ज़्यादा है तो 26 से हमारा जो है वो 7 ज़्यादा है, 75। तो यहाँ पर 13 का 6 गुना 78, यानी यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ गए बात को? यहाँ पे प्लस का 10 आएगा या माइनस का 3 आएगा? मुझे -3 अच्छा लगा। 13 का 2 गुना होता है 26, ठीक है। अब ये 26 से 33 हमारा कितना ज़्यादा है, 7 और 5 75। 13 का 6 गुना 78 होता है, इसलिए मैंने -3 लिख दिया। यहाँ देखो 13 का 4 गुना हो गया 52, 8 और 8 88, ठीक है। 13 का 6 गुना 78 होता है। अब 78 से या तो 10 ज़्यादा है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सर 10 ज़्यादा या फिर 3 की कमी, 10 ज़्यादा या फिर सर 3 की कमी।
बात खत्म। यहाँ पे 13×7 = 91 होता है तो -3। यहाँ देखो 13 का कितना हो जाएगा, तो 13 का मेरे भाई 6 × 78 78 हो जाएगा। 73 बच गया तो 73 है और जाना 78 तक है, यानी कितने की कमी है, तो -5 की कमी है। समझ गए। फिर से 13 का 6 × 78 78 हो गया, 7 और 3 बच गया, फिर 78 चाहिए यानी 5 की कमी। यानी यहाँ बोलेंगे -3 को -3 से गुना किया, -3 को -3 से गुना किया तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, या ऐसे कह लो सर यहाँ पर, ठीक है। सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूँ, और वो क्या हो जाएगा, 3 × 3 9, 9 × 5 हमारा हो गया 45। उसके बाद माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस /3। ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 45 को जब हम 13 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 13 का 3 गुना 39 होता है, यानी -6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात है यहाँ पे कि क्या ये -6 हम आंसर देने वाले हैं, क्या हमारा आंसर -6 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी सवाल को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मेरे भाई जब रिमाइंडर लास्ट में नेगेटिव आएगा, जब रिमाइंडर लास्ट में नेगेटिव आएगा उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो मेरे भाई ये है यहाँ पर बहुत ही सिंपल कि आपको यहाँ पर ये संख्या में इसके नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देना है, यानी 13 में से जो है 6 को माइनस कर देना है। आंसर कितना आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं सारे के सारे गलत हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन अगर मुझे भाग करना पड़ जाए और मैं यहाँ मान लीजिए कि यहाँ जो है मैंने भाग किया है, और भाग करने के बाद जो है, जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, पूरा सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर हमारा -5/7 आ गया, तो हमारा आंसर कितना होगा? तो आंसर कभी भी मेरे भाई नेगेटिव नहीं होता है। आंसर का मतलब 7 - 5 यानी हमारा 2 आ जाएगा। तो उसी तरीके से रिमाइंडर को हम कभी भी नेगेटिव नहीं देते हैं। अगर -6 आया है तो 13 - 6 यानी आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इसीलिए सवालों को सॉल्व करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, देखो जैसे यहाँ -3 था, -3 था, 5 था, सबको मल्टीप्लाई किया, माइनस का 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का तुम्हारा 3 गुना 39, 6 बच जाएगा, तो -6/13, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। पॉजिटिव कन्वर्ट करना हमारी कला होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो हमारी संख्या है, इस संख्या को 34 से विभाजित करने पर हमारा शेषफल क्या होगा? अगर हम इसे 34 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या होने वाला है, वो बताओ। तो हमने कहा ठीक है सर, हम बताते हैं यहाँ पर कि शेषफल क्या होगा। ठीक है। आप देखिए, तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया, तो 75 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, 73 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, 78 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, 76 हो गया। ये हमारी 4 संख्या है, और इन 4 संख्याओं को जो है हमें 34 से डिवाइड करना है। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, और वो इतने अच्छे होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। वो वाकई में क्या करते हैं, यहाँ पर इन चारों संख्याओं को अलग अलग भाग करते हैं। क्या लगता है आपको, हर संख्या को अलग अलग भाग करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कई बार कि ये खोपड़ी है ना, ऊपर वाली खोपड़ी, इसका इस्तेमाल करना सीखो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसको इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको सबको भाग करना ही नहीं था यार। आप यहाँ पर ये देखो ना, जैसे मानो आप इसमें से किसी भी एक संख्या को पकड़ लो। मैं कहता हूँ सबसे छोटी वाली संख्या को पकड़ लो, 73 को पकड़ लो। 34 का 2 गुना 68 होता है, 68 होता है, तो 68 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे भाई, 5 ज्यादा है, याद रखना। अब अगर देखोगे तो 73 से ये कितना ज्यादा है, 2, तो रिमाइंडर भी इससे 2 ज्यादा होगा, यानी 7 होगा। आप क्या करते हो, वापस इसको इससे भाग करोगे। काहे भाई, काहे इतना मेहनत कर रहे हो, ये बताओ। ये संख्या इससे 2 ज्यादा है तो इसमें 2 जोड़ दो। उसी तरीके से ये संख्या इससे 5 ज्यादा है तो इसमें मेरे भाई 5 जोड़ दो, तुम बात खत्म। ये संख्या तुमसे 3 ज्यादा है तो मेरे भाई इसमें 3 जोड़ दो, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, हो गया हिसाब किताब बराबर यार। अब देखो 7 × 5 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और यहाँ 10 × 8 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 34 करेंगे। अब एक बच्चे को भी पता है यहाँ पे, और क्या पता है कि जब हम 35 को 34 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और यहाँ भाग करेंगे 34 का 2 गुना 68, 68 से कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो माइनस करो, प्लस है तो प्लस करो, तो यहाँ 1 × 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये संख्या इससे छोटी है तो ठीक है, खुद 12 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी आ जाती है और किससे 34 है तो उसमें वापस 34 का भाग लगाते, और अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो 34 में उसको माइनस कर देते, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो 3 संभावना बनती है। अगर ज्यादा आ गया तो फिर से भाग कर दो, अगर नेगेटिव आ गया तो उसमें से माइनस कर दो, और ना ज्यादा आया ना नेगेटिव आया तो जो आया वही आंसर हो जाता है।
ठीक है। क्लियर है। लास्ट में सबके डाउट हैंडल करूंगा भाई, अभी कमेंट मत करो, अभी पढ़ा लेने दो। देखो बहुत टाइम से क्लास नहीं रही है, मुझे पता है सबके दिल में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई बात रह गई है जो आप मुझसे करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी ये बात समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमारी 3-4 दिन से जो है वो ऑफ थी क्लासेस हमारी, ठीक है। अब आके आप लोगों के कमेंट का आंसर दें, ठीक है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी का कोई जीवन जो है यहाँ ब्रेकअप हो गया, अब किसी की कुछ बातें हो गई हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। हर किसी को इमरजेंसी है, हर किसी को मुझसे बात ही करनी है, हर किसी के पास कोई ना कोई इशू है। तो मेन जो मेरा पर्पस है, जिसके लिए आप भी आए हैं मैं भी आया हूँ, पढ़ाना है, वो टीचिंग है, तो हम उसके लिए जुड़ते हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आ जाइए। तो क्लियर हो गई ये बात यहाँ पर। इससे मेरे भाई ये 3 ज़्यादा था, इसीलिए इससे ये 3 ज़्यादा है। तो ये मत लिखा करो आप मेरे कमेंट को इग्नोर कर रहे हो, आप मेरे कमेंट को नहीं देख रहे हो। ज़रूरी है, अगर कमेंट को इग्नोर ना करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आज डबल क्लास लगेगा? नहीं मेरे भाई, कोई ऐसी डबल क्लास नहीं होगी, एक अभी होती है और एक शाम में होगी। वो इवेंट गलती से लग गया था, समझ में आ गया। कोई ऐसी डबल क्लास नहीं है, आप एप्लीकेशन में देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अंशुराज मैं ब्लॉक दूं? बिल्कुल मेरे भाई, आप ब्लॉक नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आप ब्लॉक नहीं है, ठीक है। आप आराम से क्लास देखिए, ब्लॉक नहीं है आप। अगर आप ब्लॉक होते तो आप क्लास देख ही नहीं पाते। जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा 15 आता है। जब इसी संख्या को 10 से गुना किया जाता है और d से भाग कर दिया जाए तो शेषफल 6 आता है। ड्यू का न्यूनतम मान संभव क्या होगा? बड़ा प्यारा सवाल। When a positive integer is divided by d, मान लीजिए n नाम का कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने d से डिवाइड किया है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है? तो रिमाइंडर हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। When 10 टाइम ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई t, इस संख्या का 10 गुना हमने कर दिया और तब हमने उसको d से डिवाइड किया है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? तो हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारा 6 आ गया है। क्वेश्चन में कहा है कि भाई मेरे d का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होना चाहिए। ये एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सवाल है। आप इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। एसएससी ने जान के ये क्वेश्चन बनाया था और अलग अलग परीक्षाओं में पूछ के इसने इसका पैसा वसूली भी कर लिया मेरे भाई, मेहनत वसूली हो चुकी है अलग अलग परीक्षाओं में पूछ के, ठीक है। जैसे मान लीजिए जनरली क्या होता है, बच्चों की आदत क्या होती है कि अगर आपने संख्या का 10 गुना किया है तो रिमाइंडर भी आपका 10 गुना होना चाहिए था। समझ गए? आपने संख्या का 10 गुना कर दिया तो यहाँ 15 का भी 10 गुना 150 आना चाहिए था, लेकिन 6 क्यों आया है आप मुझे ये बताइए। मैंने कहा बिल्कुल हम ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको। पहली बात तो यहाँ डी के कितने मान संभव हो सकते हैं और उसमें सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, उसमें सबसे छोटा मान क्या हो सकता है। ये मान कर चलिएगा कि यहाँ डी के कई सारे मान संभव हो सकते हैं। डी के मेरे भाई कई सारे मान संभव हो सकते हैं। शुभांगी जैन आप ब्लॉक नहीं है बच्चे, शांति से पढ़िए यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ब्लॉक होते तो बच्चे आप क्लास नहीं ले पाते, नहीं देख पाते, समझिए। तो आप ब्लॉक नहीं है, ठीक है। क्लास को देखिए, अटेंड करिए आप लोग अच्छे से। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर आपको जो है वो छोटी सी बात समझाई। अब क्या होता है क्वेश्चन में असल में समझो यहाँ पे। मान लो मेरे भाई कोई एक संख्या है और उसको हमने जो है वो भाग कर दिया किसी दूसरे संख्या से और हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 5 आ रहा है। कल के दिन इस संख्या को हमने 3 गुना कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इस संख्या का हमने 3 गुना कर दिया और वापस हमने उसी से भाग किया, लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। या रिमाइंडर हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर 1 आ गया। तो ये डी के कितने मान पॉसिबल हैं, ये डी के कितने मान पॉसिबल है। मैं इसके जगह पे कुछ ऐसा ही हमारा सवाल था, इसका 3 गुना कर दो तो ये हो जाएगा, 4 गुना कर दो तो ये हो जाएगा। मैं इसके जगह पे आपको एक दूसरा सवाल फिट करके देता हूँ। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए 7 है और 7 को मैंने यहाँ पर 9 से भाग किया है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कल के दिन हम यहाँ पर इसका 3 गुना कर देते हैं, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और 21 को हम 9 से भाग करेंगे, देखिए संख्या को हमने 3 गुना कर दिया, तो इस हिसाब से हमने अपने रिमाइंडर को भी 3 गुना कर देना चाहिए था। हमने अपने रिमाइंडर को कितना किया, 3 गुना यहाँ पर मेरे भाई, या तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 21, और 21 को 9 से भाग करेंगे। लेकिन जब हम 21 को 9 से भाग करेंगे तो 9 का 2 गुना 18 होता है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम वही बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं
कि जब आप किसी संख्या को भाग करते हो तो कुछ रिमाइंडर आता है, और जब आप उसका कितना गुना, जैसे मानो 3 गुना किया, तो बेशक रिमाइंडर अपने आप का 3 गुना होगा, लेकिन यदि वह ज़्यादा आ गया अपने डिवाइजर से तो वापस उसको भाग कर दिया जाता है। यदि वो ज़्यादा आ गया अपने डिवाइजर से तो वापस उसको भाग कर दिया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम उल्टा कर देते हैं और नीचे से मेरे भाई यहाँ पर ये 9 को हम गायब कर देते हैं, ये भी गायब कर देते हैं। अब मेरा मात्र सवाल यहाँ पर आपसे इतना हो जाता है, समझिएगा। 7 नाम की कोई संख्या थी, उसको मैंने d से भाग किया था, रिमाइंडर 7 आया था। अगर मैंने इस संख्या का 3 गुना यानी 21 को अगर मैं d से भाग करूंगा, अगर मैं किसको भाग करूंगा मेरे भाई, 21 को मैं d से भाग करता हूँ, तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है? यहाँ रिमाइंडर मेरा 7 आया था और यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? 3। आप मुझे d की वैल्यू बताओ, आप मुझे किसकी बताओ? d की वैल्यू बताओ मेरे भाई। ठीक है, हाँ, एक बच्चे आप सभी को जो है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बता दूं, और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जितने बच्चे जो हैं वो सीजल वैरियर की किताब लेना चाहते हैं, सिर्फ आज तक आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है, और वो ये है कि 210 रुपये में ये किताब सेल हो रही थी, लेकिन मात्र आज ये 170 रुपये में आपको मिलेगी, और वो फ्लिपकार्ट से मिलेगी। आप फ्लिपकार्ट पर अभी जाना, जैसे यहाँ पर आपको सामने में एक बार दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छी किताब है, और सीजल के पहले जिस बच्चे ने इसको 2 बार लगा लिया, यकीन मानिए आपके 50 में 50 प्री में कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, आराम से बड़े प्यार से जो है आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करो, और उसके बाद जो है जो भी आपको एक तरीके से सॉल्यूशन, या माने जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सॉल्यूशन में आप इसमें जाकर जो है देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो। तो ये पूरा का पूरा हमारा सीजल वैरियर आपको सामने दिख रहा है, फ्लिपकार्ट पर आज 170 रुपये पे ऑफर प्राइस है, और सिर्फ आज के लिए है। तो जो बच्चे आज ऑर्डर करेंगे, और वो भी चंद घंटों के लिए, उसके बाद ये बंद भी हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑर्डर करना चाहते हैं कर ले, बच्चों का पूरा रिव्यू दे रखा है, आप रिव्यू में पढ़ लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे उसके बाद ही आप लीजिएगा, मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप पूरा तरीके से, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आपको अच्छा लग रहा है आप पॉजिटिव रिव्यू दीजिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा अपने अकॉर्डिंग तो आप नेगेटिव रिव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमारा 1450 के करीब में रिव्यू आ चुका है, 1200 से ऊपर 5 स्टार रेटिंग है, बच्चों ने पूरा समझाया है, बताया है। जो खुद इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। आप रिव्यू पढ़ लीजिए, उसके बाद ये बुक मंगा लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आज के लिए ऑफर है। चलिए आ जाइए, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि अगर मैं 7 से d को भाग करता हूँ तो रिमाइंडर 7 आता है, अगर मैं इसके 3 गुने को भाग करता हूँ तो रिमाइंडर 3 आता है। बताओ d की वैल्यू क्या होगी? अब ऐसी स्थिति में हम d की वैल्यू को कैसे पता करेंगे? क्या होगा मेरे भाई तरीका? कल के दिन यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इस 7 को भी जो है ये हटा देते हैं, ये 7 भी कंफ्यूजन दे रहा है, हम यहाँ इसको n बोल देते हैं, और इसको हम यहाँ क्या बोल देते हैं? 3n बोल देते हैं। सबसे बढ़िया कि हमने संख्या का 3 गुना कर दिया और रिमाइंडर हमारा इतना आ गया। और जबकि ओरिजिनल हमारा क्या था, ध्यान रखना, ओरिजिनल ये था कि 7 को 9 से भाग किया था तो रिमाइंडर 7 आया था। अब 7 के 3 गुना यानी 21 को 9 से भाग किया था तो रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। मुझे d की वैल्यू बतानी, यानी मुझे 9 लेकर आना है। अब मुझे 9 लेकर आना है तो मैं कैसे लेकर आऊँगा? यही बात है यहाँ पे, पहले मैंने एक क्वेश्चन सेट किया, फिर बाद में मैंने उसी को दूसरे क्वेश्चन में बना दिया। 7 को मैंने n लिख दिया और 9 को मैंने जो है वो d बना दिया। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि यार ये d की वैल्यू बताओ। कैसे बताएंगे? इस संख्या को d से भाग करने पे 7 आ रहा है, इसके 3 गुने को भाग करने पे हमारा कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है। तो हम यहाँ कैसे बताएंगे? तो बहुत ही शानदार तरीके से देखो, समझो। अब यहाँ से शुरू होता है मेरे भाई सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के एक लाइन पर आप लोग फोकस करोगे ना तो सीख जाओगे ये एसएससी के नए टाइप को। आप यहाँ पर देखो तो संख्या हमारी क्या हो गई? 3 गुना हो गई। संख्या अगर हमारी 3 गुना हो गई तो ये रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना होना था, ये रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना होना था। समझ गए इस बात को? तो ये रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना होना था, तो 7 भी अपने आप का यहाँ कितना होना था मेरे भाई? तो 7 भी अपने आप का, देखो जैसे ये 3 गुना हुआ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए n को जब आपने d से भाग किया तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया था? 7। अगर मैंने संख्या का 3 गुना कर दिया, 3n कर दिया यहाँ पे, तो मेरे भाई बड़े प्यार से समझिएगा, यहाँ पर ये भी अपने आप का 3 गुना होना था। ठीक है, और फिर ये 3 गुना होना था। लेकिन जैसे आपको पता है कि जब ये रिमाइंडर जो होता है इसको क्या करते हैं? हम d से भाग करते हैं। अगर ये d से ज़्यादा होता है, अगर ये d से ज़्यादा होता है तो इसको वापस से भाग किया जाता है और तब जाकर एक रिमाइंडर आता है। पता ही है आपको कि संख्या 3 गुना हुई तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो गई थी, यानी 7 भी अपने आप का 3 गुना हो चुकी थी, 21 हो चुकी थी। उस 21 को जब हमने d से भाग किया था तो हमारा रिमाइंडर 3 आया था, क्योंकि जब ये संख्या बड़ी हो जाती है तो इसको वापस से भाग लगा दिया जाता है। यानी अगर मुझे यहाँ d की वैल्यू पता करनी है ना, तो इसमें से ये 3 को घटा दो, 21 में से 3 को घटा दो, तो 21 में से 3 को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 18, या फिर मेरे भाई इसका फैक्टर 18, या फिर क्या हो जाएगा? 18, या फिर इसका मेरे भाई फैक्टर हो जाएगा। बहुत ही शानदार शब्द यहाँ पे समझिए, 18 और इट्स फैक्टर, सिंपल सी बात है।
ठीक है, कि या तो यहाँ पर डी की जगह पर आप 18 ले सकते हैं या फिर इसके आप फैक्टर ले सकते हैं। बोलोगे कैसे? जी हाँ, जब आप किसी संख्या को 18 से भाग कर रहे थे तो रिमाइंडर्स आता है, आप करके देख लो यहाँ पे 18 और इट्स फैक्टर। 18 का मतलब या तो यहाँ पर 18 खुद हो जाएगा या फिर 18 जो है वो किससे जा रहा होता है, ठीक है। तो ये 18 हमारा 2 से जाता है, ये 18 हमारा 3 से जाता है। मैं सारे संभावनाएं बताऊंगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 18 हमारा 6 से भी जाता है, 18 हमारा 9 से भी जाता है। अब यहाँ पर डी के वैल्यू कौन कौन से नहीं ले सकते हैं, तो मेरे भाई डी जो होगा वो हमेशा 7 से बड़ा होगा। कॉमन सेंस की बात लगा लो यार, ये जो डी है वो हमेशा रिमाइंडर से ज़्यादा होगा, 7 से बड़ा होगा। 7 से बड़ा होगा तो हम ये नहीं ले सकते, 7 से बड़ा होगा तो ये नहीं ले सकते, 7 से बड़ा होगा तो ये नहीं ले सकते। यानी या तो हम डी के जगह पे 9 ले सकते हैं या डी के जगह पे 18 ले सकते हैं, ठीक है। आप 18 भी लेके देख सकते हो, किसी संख्या को 18 से भाग करो 7 आएगा, उस संख्या के 3 गुना को, जैसे मानो, ठीक है 25 है मेरे भाई, आप यहाँ देखो 25 को आप 18 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 7, 25 का 3 गुना 75, उसको आप 18 से भाग करो तो क्या बोलोगे, 18 का 4 गुना 72, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो ये वो वाला भी केस है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल होता है, और सिंपल क्या होता है, बस यहाँ पर हमें इतना करना होता है कि जैसे मान लीजिए आपने संख्या का 3 गुना किया, रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना होगा, हो गया ना। इसको डी से भाग करने पे 3 आ रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी 18 या इसका फैक्टर। अब फैक्टर में भी क्या क्या फैक्टर है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, लेकिन मेरे भाई जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी, जो संख्या होगी डिवाइजर होगा वो हमेशा 7 से बड़ा होगा, तो 7 से छोटी संख्याओं को हमने काट दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर छोटा सा और जाइए, सेम तरीके से किसी संख्या को हमने डी से भाग किया तो रिमाइंडर 15 आया, उसका 10 गुना करना था। तो अगर इस सवाल में अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, आपने इस संख्या का जो है वो 10 गुना किया, अगर आपने इस संख्या का मेरे भाई 10 गुना किया है तो यहाँ पर इसका भी 10 गुना हो जाएगा, और 15 का 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 15 का 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 का 10 गुना हमारा 150 हो जाएगा। अब उस 150 को डी से भाग करने पे, 150 को डी से भाग करने पे रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। 150 को डी से भाग करने पे रिमाइंडर 6 आ गया। तो मेरे भाई डी की वैल्यू देखो, संख्या का 10 गुना करना था, रिमाइंडर मैं स्टेप बाय समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। संख्या का 10 गुना किया तो यहाँ रिमाइंडर भी अपने आप का 10 गुना, अगर ये अपने आप का 10 गुना तो 150। 150 को डी से भाग करने पे 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर जो है ऊपर क्या होगा, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 150 माइनस 6 यानी 144। इसीलिए आप देखो 150 को 144 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 6 आएगा। तो मैंने क्या कहा, 144 या फिर इसके फैक्टर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, और इट्स फैक्टर्स मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो 144 का निर्माण कैसे होता है, तो देखते चलो। 144 का निर्माण 1 इंटू 144 से होगा, 2 से करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2, ठीक है, 1 हो जाएगा या 144 हो जाएगा। 2 से करोगे मेरे भाई तो 72 हो जाएगा। 3 से अगर आप करोगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 3। 3 का 3 गुना मेरे भाई, सॉरी 3 का 4 गुना जो हो जाएगा 12, और यहाँ 3 छक 24। अगर हम 4 से करते हैं, 4 का 3 गुना 12, 4 छक 24। अगर हम 6 से मेरे भाई करेंगे, 6 का 2 गुना 12, 6 छक 24 हो गया। 7 से हमारा जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा, और 9 से कितनी बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट में 12 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, यानी हम सीधा सीधा 12 कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने आपको कहा कि ये सारे के सारे संभावनाएं पॉसिबल हैं। यहाँ पर डी के स्थान पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन इसमें जो है ना कुछ मान हमारे नहीं होंगे, कुछ मान हमारे नहीं होंगे। मैं पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। पहले कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, दूसरा स्लोएस्ट मान, सॉरी स्मॉलेस्ट मान कौन सा हो सकता है, तीसरा लार्जेस्ट मान कौन सा हो सकता है। आप ये बताओ, अगर मान लो डी की वैल्यू को हम 1 लेते हैं और किसी संख्या को हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्या कभी भी रिमाइंडर 15 आता? प्रैक्टिकली सोचो, हम किसी संख्या को 1 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 15 आ गया, कैसे भाई? रिमाइंडर से बड़ा डिवाइजर होता है, या ऐसे कह लो डिवाइजर, जो भाजक होता है ना वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। भाजक जो होता है मेरे भाई वो शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब हम इनके फैक्टर्स को लिख देंगे, उसके बाद हमारा अगला कदम होगा उन संख्याओं को काटना जो हमारे रिमाइंडर से छोटे हैं, यानी हमारा आंसर 15 से बड़ा होगा। तो 15 से छोटा कट गया, 15 से छोटा कट गया, 15 से छोटा, 15 से छोटा, 15 से छोटा, 15 से छोटा, 15 से छोटा कट गए, जो बच जाएंगे ना वो मेरे भाई आंसर होंगे। यानी कितने मान संभव हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर पूछे कितने मान संभव हैं, 6 मान संभव हैं। बोलेगा सबसे छोटा मान कौन सा है, तो सबसे छोटा 16 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 144 है। तो क्वेश्चन में बोला गया था लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा मेरे भाई।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन एक तगड़ा सवाल है पेपर का, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, यही तरीका है सिंपल। संख्या को 10 गुना किया तो रिमाइंडर को भी 10 गुना करो, ठीक है। उसके बाद इसमें से माइनस कर दो, जो आ गया या तो ये खुद होगा नहीं तो इसके फैक्टर होंगे। सारे संख्या मेरे भाई लिख दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जब इसके फैक्टर को लिख दोगे तो यहाँ पर 15 से छोटे जितने भी हैं उन सबको काट देना, ये तुम्हारा तरीका होगा, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे, और भी हम देखते हैं। यहाँ 3 से 48 बार में जाएगा ना, ठीक है, तो 48 कर लो यहाँ पे, 46 नहीं है 48 है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ। लो, मैंने आपसे कहा कि यार n नाम की कोई संख्या है, उसको हम d से भाग करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर मान लीजिए 14 आ रहा है। अगर कल के दिन हम यहाँ 4n को जो है वो d से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहाँ पर 3 सवाल है मेरे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कितना, ठीक है। सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d। मेरे भाई डी के यहाँ कितने मान संभव होंगे। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डी। टोटल 3 सवाल बनता है। और तीसरा जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डी। बच्चे है ना परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और हमने उनको क्या सिखा रखा है, सिर्फ 2 बातें मेरे भाई। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, आपने संख्या का 4 गुना किया है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है ना, आपने संख्या का 4 गुना किया है, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का क्या होना था, 4 गुना। प्रैक्टिकल यार, एक बच्चे को भी बात समझ में आएगा कि अगर आपने संख्या का 4 गुना किया तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका भी 4 गुना करो, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ कितना था, तो याद रखना 2 था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसका भी 4 गुना करना था, 4 गुना किया मतलब कितना आना था, 56। लेकिन यहाँ 56 की जगह पर कितना आया है, डी आया है, यानी 56 को भाग किया गया है। 56 को किसी संख्या से भाग करने पे डी आ रहा है, इसका मतलब हमारा डी क्या हो गया, तो डी हमारा हो गया 56 माइनस 2 यानी 54। या तो हमारा 54 होगा या फिर क्या होगा, तो और इट्स फैक्टर्स। अब हम एक तरीके से लिखते हैं 54 हमारा बना कैसे, कैसे निर्माण कैसे हुआ 54 का। तो सबसे पहले 54 1 से और 54 से बना है। उसके बाद यहाँ पर और ये कैसे बना है, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2 से कितनी बार में, 2 से मेरे भाई ये 27 बार में। 3 से हमारा कितनी बार में, तो 3 से हमारा 18 बार में। क्या 4 से हमारा 54 जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से कितनी बार में, 9 बार में। 7 और 8 से जाएगा नहीं। अब इसमें यहाँ पर देखोगे ना, इसमें अगर यहाँ देखोगे तो सबसे पहले 14 से छोटी जितनी भी संख्या उनको उड़ा देना है। 14 से छोटा उड़ा दो, 14 से छोटा उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, यानी ये 3 मान पॉसिबल हैं। तो कितने वैल्यूज पॉसिबल है मेरे भाई, तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा कौन सा होगा, तो 18 होगा। उसके बाद लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू 54 होगा। ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, क्लियर हो गया बात यहाँ पे। तो समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, मत रटिए जनाब। एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन देगा ना, हम 2 क्वेश्चन बना के आपको देंगे, और इसीलिए देंगे ताकि आपके कंसेप्ट को हम क्लियर करवा दें। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पे कि बस शीट में 140 क्वेश्चन दिए हैं, 40 क्वेश्चन दिए हैं, बस वो कराना है, निकलना, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाने आए हैं, सिखाने आए, तो आपके जहन में डाल के जाएंगे वो बात। क्लियर है। संख्या 4 गुनी हुई तो रिमाइंडर भी 4 गुना हो गया। भाग करने पे रिमाइंडर हमारा इतना गया, यानी 56 माइनस 2 54, या फिर इसका फैक्टर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो बहुत शानदार तरीके। सर 12 भी लिस्ट वैल्यू होगी ना, एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें 12 भी तो लिस्ट वैल्यू होगी ना। 12 नहीं हो सकती है क्योंकि हमें 15 से बड़ा वैल्यू लेना है। 15 से, यार डिवाइजर कैसे 12 हो सकता है यार, खुद ही सोचो ना। किसी संख्या को 12 से भाग करने पे 15 रिमाइंडर कैसे आ सकता है। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 12 नहीं हो सकता। आंसर हमेशा 15 से बड़ा होगा, तो 15 से बड़ा होगा, 15 से छोटा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो चलिए यहीं पर इस सेशन को खत्म करते हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट होगा तो अपना डाउट रेडी रखना, हम नेक्स्ट क्लास में टैकल कर लेंगे। और भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, पहले एक बार पढ़ लेना, कहीं पर किसी पॉइंट में एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। किसी पॉइंट पे अटके हो गए, किसी पॉइंट पे थोड़ा कम समझ में आओगा, हो सकता है दूसरी बार वीडियो देखने से क्लियर हो जाए। उसके बाद भी नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। बाकी जिनको जो है ये सीजल वैरियर बुक आप मंगा लीजिए और इसको कम से कम 2 बार लगाइए, बहुत फायदा होने वाला है आपको। ठीक है, आज के लिए ऑफर है ये। और बताओ भाई,
सर मुझे बुक 275 दिख रहा है, क्या करूं? मेरे भाई अभी यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट लिंक है बुक का, जाओ उस लिंक पर क्लिक करो, सीधा वहीं पहुंचोगे जहां पर बुक का तुम्हारा जो प्राइस है 170 है करके। ठीक है, यूट्यूब पर एक वीडियो डाली है, उसमें डिस्क्रिप्शन का लिंक है, या टेलीग्राम पर भी हमने जो है एग्जैक्ट लिंक अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। सर जो है हमारा CHSL का है तो क्या हम ये बुक मंगा सकते हैं? बिल्कुल मंगा सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी है CHSL का सिलेबस अलग है, CGL का अलग है, बिल्कुल मंगा सकते हैं। सिलेबस कब तक पूरा होगा? देखो मेरे भाई, मैं कभी ये बताऊंगा नहीं आपको सिलेबस कब तक पूरा होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट में ही मैंने कह दिया था 8 से 9 महीने लगेंगे, तो 8 से 9 महीने के अंदर सिलेबस अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। निश्चिंत रहे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। अपने एंड पर आपकी 2 क्लासेस लगा दी है, एक अरिथमेटिक की भी, एक एडवांस की भी, तो परेशानी नहीं होने दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ो जीवन में, मेहनत करते रहो, हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहेंगे आपको कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।